अच्छा जोशी जी, मैं ज्यादा तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। एक मेरे दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो लॉयर है। उसने बहुत अच्छी एजुकेशन पाई और सिविल सर्विस की तैयारी की। उसने बहुत सारे मतलब रिटन टेस्ट पास किए और फिर वो इंटरव्यूज तक पहुंचा। लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसके पीछे क्या रही है? देखिए, मैं अपनी समझ से कहूंगा। हम्म, मुझे लगता है इंटेलिजेंट होना और इफेक्टिव होना एक तरह से दिखता तो है, पर वो एक नहीं है। वो अलग दो अलग 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 फैसेट हैं लाइफ अलग के, अलग। कि मैं कितना इफेक्टिव हूँ। इट इज लाइक हम्म, मेरे पास एक बहुत अच्छी कार है। हम्म, वो कार का इफेक्टिव होना सिर्फ इस बात पे नहीं है कि वो कार अच्छी है, इस बात पे भी है कि शायद मैं उसे चलाता कितना अच्छा हूँ, राइट राइट। या उसको कैसी हैंडलिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होती है। हम्म, ठीक है। तो उसी तरह इंसान भी हम्म, शायद उसके जीवन में ये होगा, अनफॉर्चुनेटली होगा, वो जितना कैपेबल है वो उतना अपने आप को इफेक्टिवली तैयार कर नहीं पाया। ये बहुत मिसफॉर्चून है। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ को भी देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने में चूक हुई। चूक हुई है। मतलब ये लक नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई उसमें फिर कोई फॉल्ट रहा उसमें, और जो वो समझ नहीं पाया शायद, मुझे ऐसा लगता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, हम्म, जाने अनजाने लक। मुझे लगता है लक कुछ होता ही नहीं, हम्म, जो मेरा अपना मानना हम्म, है। लक कुछ होता ही नहीं है। हम जब कैपेबल होते हैं या हमें लगता है कि हम कैपेबल हैं और हम नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि बैड लक है। बैड लक। कई बारी लोगों को लगता है, देखो हमेशा अपना गुड लक नहीं दिखाई देता, अपना बैड लक दिखाई देता है, दूसरे का गुड लक दिखाई देता है। ये एक बड़ी मजेदार है जो मेरा अपना है कि हमेशा मैं दूसरे का गुड लक देखता हूँ और अपना बैड लक देखता हूँ, मिसफॉर्चून देखता हूँ। तो मुझे लगता है, जब मुझे लगता है कि दूसरा आदमी मेरी नजर में उतना कैपेबल नहीं है लेकिन वो बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम, उसने बढ़िया रिजल्ट दे दिया, तो मुझे लगता है उसका लक साथ दे गया। लेकिन आपकी बात सही है, लक नहीं। ये है कि क्या मैंने अपनी एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। अब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हो सकता है ये काम करता है नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। देखो, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। जब इनका बंटवारा हुआ, बाकी सब चीजों को अलहदा भी रख दें तो लगभग लगभग प्रॉपर्टी में बराबर में बटी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी बंटने के बाद जो उसके बाद हुआ, जो उनकी फॉर्चून उनको जहां लेके गया, वो क्या उनका फॉर्चून है या उसका फोकस है? फोकस है, राइट राइट। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर्चून तो है कहीं ना कहीं। अब ये बोले कि आप कहां से जाकर टकराते हैं किसी से, किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से आप टकराते हैं, पर उससे इन्फ्लुएंस होना और उसको इन्फ्लुएंस होना तो आपके हाथ में। दूसरा, मुझे अक्सर लगा कि हम जिंदगी में अक्सर कई किस्म के लोगों से टकराते हैं और कई कई सिचुएशन में एंटर करते हैं, और ये सभी के साथ होता है, ये एक के साथ नहीं होता। तो ये कई बार हम खुद को समझ भी नहीं पाते, कई बार उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या यूं समझिए कि हम केयरलेस भी होता है कई बार आदमी, कई बार एटीट्यूड उसका लिथार्जिक, या कई बहुत सारी चीजें होती है। मुझे लगता है कि ये मैटर करती है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच या उसको उसकी उस तरह से शायद नहीं, वो फोकस नहीं कर पाता, या मैनेजमेंट उसका, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट या उसका फिजिकल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं शायद। शायद नहीं है जी। आज आप बड़ी मजेदार बातें कर रहे हो, आज यकीनन है। देखिए, ऐसा है, अगर हम एक एथलीट को पकड़े, इफ यू टॉक अबाउट एन एथलीट, एक एथलीट को सक्सेस होने के लिए उसकी कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज चाहिए। ठीक है। अगर हम देखें, क्योंकि वो आसान है देखना, बाकी चीजें देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, जैसे कि अगर उसके शरीर में ज्यादा ताकत है, ठीक है, उसकी हर किसी की अपनी दर्द सहने की क्षमता होती है, उससे में सब कुछ है,
लेकिन एक एथलीट को चैंपियन बनाती है आई थिंक एक ही चीज, उसका डिसिप्लिन। शायद यही कारण है कि जितनी भी एथलेटिक्स से या कोई भी विधा जिसमें आपको पारंगत होना हो, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन कि मैंने अपने आप को कितना ट्रेन किया। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग, हम जिसमें मैं भी आता हूं और कहीं ना कहीं आप भी आते हैं, हम लोग स्किल एक्वायर करने में तो ध्यान दे देते हैं, जिसमें हमने इंटेलिजेंस को शायद थोड़ा सा ज्यादा ही महत्व दे दिया है, लेकिन हम अपने आप की स्किल को ट्रेन करने पे काम नहीं करते और ये नहीं देखते क्या मेरी स्किल इफेक्टिव हो रही। और उसके बाद हम अपने मन को कहीं ना कहीं भरोसा छलावा दिला देते हैं कि मन उसके कहानियां गढ़ने लगता है। क्या कहानियां गढ़ने लगता है कि ये लक है कि मेरी बदकिस्मती थी, मेरी नहीं तो मेरे पिताजी की थी, या मेरे पिताजी ऐसे थे, या मेरा माहौल ऐसे था। और या फिर कई बार ये होता है हम ये मान लेते हैं सब में रखा ही गया है। मतलब एक बहुत ही है कि संतोष, वो है ना, वी हैव यूज्ड पेशेंस और संतोष को हमने एक हथियार की तरह यूज किया अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए, कि मैं अपने आलस को, अपनी नॉन ट्रेन को, आलस भी नहीं कहूंगा मैं, एक्चुअली क्या होता है मुझे नहीं लगता व्यक्ति इनहेरेंटली आलसी होता है, मुझे लगता है वो इंडिफरेंट हो जाता है, वो हार चुका होता है कि वो एक पर्वत पे चढ़ रहा है। अब उसने पर्वत पे जब तक आसान था तब तक तो उसे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जब उसकी कठिनाई आई और उसने ट्रेन नहीं किया था अपने आप को, तो उसके लिए जो दूसरे के लिए मजा है वो उसके लिए सजा है। आई जस्ट गिव एग्जांपल, मैं ना अपनी यंग एज में मैंने काफी ट्रैकिंग करी। तो जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे तो ट्रैकिंग का जाने में क्या होता है कि हम लोग ना उससे पहले ना ट्रेन करते हैं, भाई हफ्ते पहले मेंटली ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, और फिजिकल की रहते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि कुछ लोग तो फिजिकल हर तरीके के लोग होते हैं उसमें, देखो 20 साल से लेकर 60-70 साल के लोगों को मैंने देखा। अब हाँ, ये मुझे बड़ी मजेदार बात याद आई है कि हम में से जब मैं गया एक बारी ट्रैक करने के लिए, मैं करीब 23 साल का था, वहां 20 साल की लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, वहां एक 60 साल की महिला भी थी जो देखने में बिल्कुल अनफिट थी, पर उन्होंने बहुत ट्रैकिंग करी थी। ठीक है, तो हमने जब ट्रैकिंग की, उन्होंने तैयारी दी, मुझे देखे जो हमारा ट्रूप मैनेज करे थे, उन्होंने मुझे देखा कि आई एम एथलीट, मैं फुटबॉल खेलता था, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ज्यादा वो नहीं पड़ेगी, बस आपको ये है कि ये ट्रेन है। ठीक है, फिर अगले दिन वो एक्सरसाइज करने लगे, तो फिर मैं एक्सरसाइज करने लगा जो मेरा एक रूटीन है। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे बना दे कि यू टेक केयर ऑफ इट, कि एक्सरसाइज आप कराओगे, देखो ऐसे करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे शायद वो रिदम आती है कि चोट भी ना लगे और अपना वार्म अप भी कर लो और चेक भी कर लो आप कितना कर सकते हो। तो मैंने देखा वो ट्रैकिंग जब तक आसान थी तब तक हर कोई जा रहा था, ट्रैकिंग जैसे जैसे मुश्किल हो गई तो हमें तो मजा आ रहा था, क्योंकि जो भी लोग फिट थे, जिन लोगों को ट्रैकिंग की आदत थी या फिजिकली फिट थे, वो तो उसमें आनंद ले रहे थे, जिनको नहीं थी उनके लिए वो परेशानी का सबब हो रही थी। और वो महिला जिसको हमेशा जो सबसे देर में आती थी, शी वाज 60, ओवरवेट, एक पाँव में थोड़ा सा उनका कुछ तकलीफ भी थी, लेकिन यार वो मेंटली इतनी स्ट्रांग थी, वो सबसे देर में आती थी, देर में पहुंचती थी, लेकिन शी इज ऑलरेडी चेयरफुल, ऑलवेज चेयरफुल। तो मैंने देखा कि परेशानी झेलने के लिए दो चीज चाहिए आपको, एक शारीरिक कैपेबिलिटी और एक मेंटल कैपेबिलिटी। जो इसमें हार जाता है ना, उसके लिए जीवन सजा होने लगता है। मुझे लगता है मेंटल कैपेबिलिटी इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत सही, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो एक इंसान जिसकी फिजिकल, क्योंकि देखिए फिजिकल तो हम कितने दिन ही रहेंगे, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी जुकाम होगा, कभी वीकनेस होगी, कभी बीमारियां भी होंगी। ठीक है, और मुझे जहां तक पता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एथलीट्स बीमार नहीं पड़ते, सब होते हैं, और खासकर लॉन्ग डिस्टेंस वाले की कहानी आती है कि वो बीमार पड़ते हैं। एक फेमस एथलीट है कि वो उल्टियां कर रहा है, उसने खून की भी उल्टी करी है, लेकिन उसने खेलना नहीं छोड़ा, वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। अगर आप युवराज सिंह की स्टोरी पढ़ेंगे कि जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है, वो कैंसर से जूझ रहा है, वो खून की उल्टियां करता है, लेकिन वो वापस आता है, फिर खेलता है, लोग उसको गाली भी दे रहे हैं। सोचो उसकी मेंटल टफनेस क्या होगी कि एक आदमी इतनी बीमारी में वर्ल्ड कप खेल रहा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्ट, और वो ठीक भी कर रहा है बाकी के मुकाबले, लोगों की एक्सपेक्टेशन से इतनी जुड़ी है कि लोग उस घर पे गालियां भी दे रहे हैं, वो सब परेशानियों में जूझ रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है।
तो सिर्फ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी जो मेंटल टफनेस है, आप सोचो कितनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली ट्रेन नहीं कर पाते। हमें अपने अच्छे एथलीट से यही सीखना होगा, शायद वो इस बात के मानदंड नहीं है कि वो कितना अच्छा खेलते हैं, वो इस बात के हैं कि वो कितना रिगर झेल सकते हैं और अपने गेम में, अपने जहन में और अपने एटीट्यूड में और अपने एप्लीकेशन में आने नहीं देते। ऐसा नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि वो रोता नहीं होगा, वो रोया नहीं होगा, रोया होगा, पर he doesn't allow his pain to affect his game. That is greatness. ये शायद हम नहीं कर पाते। तभी तक वो वहां, मतलब तभी वो वहां पहुंच पाते हैं, अदरवाइज वो बीच में। अब आप कहीं देखेंगे कई लोग वहां पहुंचे, उससे भी ऊपर पहुंचे, लेकिन स्टे नहीं कर पाए। लुक एट विनोद कांबली, देयर मेनी एग्जांपल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट विनोद कांबली। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट। हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जितने भी टैलेंट पैदा हुए, उनमें से एक जबरदस्त टैलेंट विनोद कांबली, जो वहां पहुंचा। उसने वो किया जो दुनिया में कमाल था, लेकिन वो ज्यादा देर स्टे नहीं कर पाया। आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी उम्र में लोग नेशनल टीम में आते हैं 25 की उम्र में, उतनी उम्र में उसने नेशनल टीम छोड़ी है। हाँ, और छुड़वाई गई है, मतलब वो खेल ही नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं मेंटली वीक था, अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पाया। मे बी उसका दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम जस्ट थ्रोइंग एग्जाम्पल कि जैसे आई थिंक नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन गया था, एक और आदमी जिसने सेकंड, जो आदमी ने दूसरे धरती पे रखा, और जब वो वापस आया उसके बाद वो इमोशनल रैक हो गया। वो इसलिए इमोशनल रैक हो गया, उसने दुनिया का करिश्मा किया लेकिन वो दूसरे नंबर पे था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं दूसरे नंबर पे। शायद कामले के साथ भी वो ग्रेट तो था, लेकिन वो तेंदुलकर के साथ का ग्रेट था। बड़ी बात। वो उससे ओवरवेल्म्ड हो गए। अब ऐसा नहीं कि जरूरी सारे ओवरवेल्म्ड भी होते हैं, कई लोग हैं जिनकी मेंटल टफनेस अमेजिंग है, जैसे राहुल द्रविड़ को देखिए। तो हिंदुस्तान की जितनी भी 2-3 कमाल की पारियां हुई हैं, जिनको हम याद करेंगे सेंचुरी, उसमें कभी लक्ष्मण है, कभी गांगुली है, कभी तेंदुलकर है, लेकिन एक हाथ में कांस्टेंट है, लगभग चल रहा है, वो है राहुल द्रविड़। और उसमें हमेशा वो सेकंड रोल कर रहा है। ही इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग रोल में, बट उसका साइक इम्पैक्ट ही नहीं होता। एंड आई थिंक he is one of the most respected guy all across the world in cricketing because of his psyche. उसका mental toughness कितनी होगी कि he is enjoying that supporting. कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते। ये अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए, ये तो होता ही है, पर मैं आज जो कई बार सोचता हूं, अब बाप बनने के बाद मेरा सारा फोकस चला जाता है कि अपने बच्चे और बच्चों के बारे में सोचता हूं, डेफिनेटली, कि उनकी कैपेबिलिटी देखता हूं, और आज की डेट में मैं ये देखता हूं कि उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन ना बहुत ज्यादा है। अब मैं देखता हूं कि मुझे तो जिस उम्र में मेरा बेटा मान लो 16 साल का है, आपका बेटा भी 18 साल का है, वो 12 साल से लेके जिस तरह टर्मोइल आपका बीता बच्चे को लेके, जो मेरा भी बीत रहा है, मैंने देखा जो उन्हें 12-14 साल में पता था, यार हमको तो 24 में भी नहीं पता था। हमारी दुनिया बहुत छोटी थी। जब हम बहुत छोटी, 12 साल में 3 दोस्त थे, 4 दोस्त थे, घर का मोहल्ला था, घर आना था, खाना खाना था, खेलना था, थोड़ा पढ़ना था, स्कूल जाना था, वापस आना था। लेकिन उनके जीवन में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन वही चल रही है जो कि हमारी होती थी। पूरा एजुकेशन का पैटर्न, क्लासरूम की बातें, टीचर का इम्पैक्ट वही है जो हमारे टाइम पे था। अब ये बच्चा उसको, मतलब उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग वही है जो हमारी थी। एक्चुअली ये फाउंडेशन तो, बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं ना। अब जो आपको पढ़ना है और बुक्स से मतलब किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों, तो वो तो सेम ही रहता है।
आपको पढ़ने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए, आपको खाने के लिए खाना मिल जाता है, तो आपको फोकस, आपका इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन से उसमें एक उत्सुकता भी तो होनी चाहिए जानने की कि ये क्यों होता है, लेकिन वो फोकस उनका उतना नहीं है, शायद वो थोड़ा सा बिखराव हो जाता है, मुझे लगता है शायद। देखिए आपकी बात सही है कि उनका फोकस नहीं है। हम्म, असल में अगर मैं देखें, हम कहें कि बच्चों का इन जनरल बात कर रहा हूँ, फोकस नहीं है, तो हम ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल रहे हैं कि उसका फोकस नहीं, उसका फोकस नहीं है ना, कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे स्कूल की, एजुकेशन की और परवरिश की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक। हम ये बात देख रहे हैं कि ये मिसमैच हो रहा है, कहीं ना कहीं तो chaos हो ही रहा है ना, देयर इज अ मिसमैच। मिसमैच हो रहा है कि उसके जीवन में जो हो रहा है और जो उसकी एजुकेशन है, दोनों आपस में मेल नहीं खाते। अब हम अपने टाइम को याद रखें कि हमें दो चीजें नहीं मिल रही और कुछ चीजें उन्हें नहीं मिल रही। हमें दो चीजें क्या नहीं मिलती, हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट का इन्फ्लेक्स नहीं था, एंटरटेनमेंट लिमिटेड था। वी हैव टू क्रिएट अवर एंटरटेनमेंट। तो हम जब हम बहुत छोटे थे तो हम गेम निकालते थे, हम पत्थरों से भी खेलते थे, टूटी हुई चीजों के टुकड़ों से भी खेलते थे। मैंने तो शायद बचपन का वो हिस्सा भी देखा है जब हम लोग कांच की चूड़ियों के टुकड़ों से भी खेलते थे, चंगे खेलते थे, पत्थरों से खेलते थे, वो सब खेलते थे। ठीक है, हमारे जीवन में क्योंकि एंटरटेनमेंट हमें क्रिएट करना होता था। अब वो जीवन में आ गए जब एंटरटेनमेंट भरपूर भरमार हर तरीके से आ रहा है, तो एंटरटेनमेंट को क्रिएट करना नहीं रह गया। अब प्रॉब्लम हो गई एंटरटेनमेंट को संभालना। हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप कैपेबल थे। मुझे याद है जब मेरी गर्मी की छुट्टियां हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था, तो हमें घर के अंदर कैसे बंद करें, गर्मी बहुत होती थी, मध्य प्रदेश में था मैंने, में बहुत धूप होती है, धूप में बच्चों को घर के अंदर रखना, उस एनर्जी को घर के अंदर रखना। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ चंगे खेलना, हमें आता नहीं था ये सब खेलना, वो जो उनको गेम आते थे वो सब उन्होंने बनाए, सिखाए, हमारे साथ खेले, सो दैट वी आर एंगेज, कि हम कमरे के अंदर रह पाए और मेरे आसपास के बच्चे भी आ जाते थे तो हम ये काम करते थे। अदरवाइज क्या होता, हम धूप में भागते और बीमार पड़ने के और फेटली बीमार पड़ने के चांस बहुत थे। तो शी वॉज एबल टू क्रिएट, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, पर वो क्रिएट कर पाई। मैं अपना फेलियर मानता हूं, क्या हम अपने बच्चों का एंटरटेनमेंट को कंटेन करके क्रिएट करने की कैपेबिलिटी क्या हम ढूंढ पाए? मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। और हम जब अपना फेलियर नहीं मान पाते ना, तो हम क्या करते हैं, वो उसे ना अपने से कमजोर के ऊपर डाल देते हैं। तो हमारे बच्चे हमसे कमजोर और छोटे हैं, वो ये बात कह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर बोझ बनाकर उसके ऊपर डाल देते हैं कि तेरे कारण है, तेरा फोकस नहीं है। अगर एक का फोकस नहीं है तो उसके कारण है, अगर लगभग सभी का फोकस नहीं है तो ये समाज की प्रॉब्लम, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वो बच्चों पे नहीं डाल सकते, वी क्रिएटेड। अगर हम उस तरीके से देखें तो आज के जीवन में जो भी उनके एंटरटेनमेंट, जो टेलीविजन है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है, जो कंप्यूटर है, हमारी जनरेशन ने बनाया। पर हम कहते हैं कि तुम्हारी जनरेशन ऐसे, अरे हमने बनाया यार, वो सब हमने क्रिएट किया, अब क्रिएट करके अपने बच्चों को पकड़ा दिया। फिर हम वो कह रहे हैं कि यार तू ठीक से करता नहीं है, अरे बनाया तुमने भाई, किसी ने भी अपने प्रॉफिट मोटिव के कारण उसको उस डायरेक्शन में ले गया वो, और उसके बाद अगर मैंने वो क्रिएट कर दी, जैसे होता ना, ये सड़कों में ट्रैफिक, ये सड़कें, हम जब बचपन में थे, छोटे थे, सड़कें खुली थी, साइकिलें चलती थी, मैं नीमच में भी रहा, मैं दिल्ली में भी रहा, मैं जम्मू में भी रहा, तो हमारे टाइम पे सड़क ना खेलने का अड्डा होती थी, क्योंकि कोई कोई गाड़ी होती थी, साइकिलें चलती थी, साइकिल से, स्कूटर रेयर थे, बहुत रेयर, ठीक, साइकिल चलती थी और सब लोग ध्यान देते थे, बच्चे सड़क पे खेलते थे। अब हमने सड़कें भर दी, पूरी तरह से भर दी और रिस्पॉन्सिबली भर दी, और हम उसमें रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं, वो सारे बड़े हैं। और अगर बच्चे सड़क पे आ जाते हैं तो हम बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं कि सड़क पे आ गए। एक्चुअली ट्रेडिशनल जो गेम्स थे ना, वो तो खत्म हो गए, तो इन्होंने अपना उसके एवेन्यूज, इनका एक्चुअली क्या है कि मोबाइल्स में अब ये
जो रील्स हैं या गेम्स हैं उसमें ढूंढ लिया। तो स्पेस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हर जगह बिल्डिंग्स है, हर जगह रोड्स है, तो इनके पास वो फील्ड जो ग्राउंड है वो है नहीं, तो प्रॉब्लम तो है। देखिए मैं इस बात पे ना थोड़ा सा अलग होता हूँ। देखिए मैं ना आज भी फुटबॉल खेलता हूँ, आज भी खेलने जाता हूँ, लेकिन मेरा बचपन ना जहाँ मैं रह रहा हूँ साकेत गाँव में, वहाँ मेरा बचपन भी बीता है। मैं नोएडा गया और आसपास से वापस घूम के इस जगह पे आ गया। तो जब मैं आया तब मैंने दोबारा से ढूंढा कि यहाँ लोग खेलते कहाँ खेलते हैं, क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद थी कि हर ग्राउंड में लोग फुटबॉल खेलते थे, कुछ ना कुछ गेम होता था। मैं ढूंढने निकला, मुझे ग्राउंड मिले, मुझे खेलने वाले नहीं मिले। तो ये कह पाना कि ग्राउंड है और खेलने वाले नहीं है, तो मुझे लगा ग्राउंड तो मुझे मिल गए, लेकिन मैं शाम तक देखूं कोई खेलने नहीं आता। शायद हमारा खेलने का जो कल्चर है वो पहले भी कमजोर था, उसमें कोई प्राइड नहीं था। मतलब लोग जॉय के लिए खेलते थे, बट लोग देखते नहीं थे। जैसा होता ना कि खेल तो रहा है लेकिन खेलने देखने के लिए कोई नहीं आ रहा, तो प्राइड नहीं था। अब मैंने देखा है वो जॉय भी चला गया, प्राइड भी चला गया। अब मैं ये अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। मैंने अपने बेटे को, मेरे बेटे ने भी फुटबॉलर बनने की कोशिश की, वो अच्छा करता था, लेकिन कोविड के बाद से वो ऐसा छूटा कि वो बिल्कुल ही छूट गया, उससे खत्म हो गया। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ, कई बार अपने आप से पूछता हूँ ऐसा क्यों हो गया। तो मुझे लगता है दो बातें। पहले वो खेलता था जॉय के लिए, वो एकेडमी में जाता था, खेलता था, मैचेस होते थे, तो उसमें प्राइड भी जुड़ जाता था कि वो अच्छा करता तो प्राइड होता है। लोग देखते थे, लोग कहते थे यार अच्छा खेलता है, लोग तारीफ करने आते थे, उसको एक मिलता था, जॉय भी मिलता था, थोड़ा प्राइड भी मिलता था। कोविड आया तो खेलना बंद हो गया। खेलना वहां बंद हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसको लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला, तो उसने जॉय अपना लैपटॉप और मोबाइल में ढूंढ लिया। वो खेलने में उसका टैलेंट है, एक्यूमेंट है, तो बाय चांस क्या हो गया, उसका वीडियो गेम में भी एक्यूमेंट, वो सारे गेम भी वो पबजी भी अच्छा खेलता है, तो उसका एक्यूमेंट, उसका जॉय वहां चला गया। और उसके बाद दोबारा जब वक्त आया तो ऐसा लगा कि जो प्राइड था, आसपास कोई खेलता ही नहीं, जब आसपास कोई खेलता ही नहीं तो देखता नहीं, तो जॉय भी चला गया, प्राइड भी चला गया। तो उसका जॉय भी उस गेम में, अब वो गेम में अच्छा खेलता है तो बाकी लोग दूर दूर से जो ऑनलाइन खेल रहे हैं उसकी तारीफ हो जाती है, उसको जॉय और प्राइड और उसकी जो कम्युनिटी है वो रियल दुनिया से उठ के वर्चुअल दुनिया में चली गई। अब उसमें मैं उसको कितना दोष दूं, और उसको क्या मैं, और कितने बच्चों को कितना दोष दूं, क्योंकि वो सब क्रिएट तो हमने किया ना, वो हमारी जनरेशन में बना, एंड वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनर्स ऑफ दैट, कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या बना के दे दिया। उसके बाद हम कहते हैं तो उसमें फंसा क्यों, मतलब कहने की बात है गड्ढे अपने को दें फिर उसमें कहते हैं जाके गिरता क्यों है। अब यू नो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नॉट इंडिविजुअल, मैं कह रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, कि हम समाज में जब कहते हैं कि हमारी जनरेशन में अब वो बात नहीं है, या इनमें तहजीब नहीं है, या इनमें फोकस नहीं है, या ये मिसिंग है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो आ कहां से रहा है। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल है। और दैट्स व्हाई कमिंग बैक टू कि मुझे लगा एजुकेशन में जो फेलियर है वो क्यों है। एजुकेशन में फेलियर ये है कि एजुकेशन का दो पर्पस है, दो इनहेरेंट पर्पस। एक, आदमी को स्किलफुल बनाना, इंसान को, या तो बोले आदमी को इंसान बनाना एजुकेशन का पहला काम है। क्या आदमी इंसान बन रहा है? इंसान बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पहला काम है, पहला काम, ठीक है। उसका दूसरा काम है उसको समाज में योग्य बनाना, कि समाज में उसका एक कंट्रीब्यूशन हो, जिसको कहते हैं स्किल्स डेवलप करे, जिसमें वो समाज में अपना एक स्थान बना सके, उसे कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, ठीक है। तो दो पर्पस। मुझे लगता है आदमी को इंसान बनाने वाली बात तो हमारे स्कूल सिस्टम में है ही नहीं है। वो एक टिक मार्क की तरह है, टिक मार्क की तरह, जिसको कोई नहीं सिंसियरली लेता। और स्किल की बात करें, हम वो वाली स्किल पढ़ा रहे हैं जो आज से 50 साल पहले खत्म हो गई। अब आप कह रहे थे ना बेसिक, हम बेसिक है। अब दुनिया बेसिक से उठ के, भाई साहब ऐसा है ना, दुनिया साइकिल से उठ के रॉकेट पे आके चांद पे चलेगी, वीनस पे जाने वाली है, मार्स पे जाने वाली है, और हम बात कर रहे हैं अभी तक साइकिल पे अटके पड़े हैं। तो बच्चे को जब ये एक्सपोजर मिलता, हमें नहीं था तो हम उसमें सीरियस थे, हमें नहीं पता इसका क्या होना है, लेकिन उसमें सीरियस थे। अब बच्चे को दिख रहा है
तो क्या इसके में दुविधा नहीं आती कि पढ़ता ही क्यों है? भाई इसका पर्पज ही क्या है? पर्पज क्या है? अब वो कैसे इज्जत करेगा इस एजुकेशन को, कैसे इज्जत करेगा अपने टीचर्स की जो उसको उसका पर्पस ढूंढ नहीं पाए? तो आप देखेंगे जो भी बच्चे दिमाग से एक्चुअली तेज हैं, जिनमें भी सोचने समझने की क्षमता थोड़ा ज्यादा है या सेंसिटिव है, आज की डेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल वो दुविधा में। जो बच्चे ज्यादा सोच नहीं सकते वो फिर भी खुश, उनकी दुविधा है, हमें पता है ये करना है, ये वाला मगअप करना है, ये करना है, ऑनलाइन हर जगह से सपोर्ट मिल रही है, तो आसान, पढ़ना आसान तो हो गया है, पर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो गया है कि पढ़े क्यों? आज जिसके मन में, जिस बच्चे के मन में, अगर जिसमें जो विचारशील है उसके मन में यही विचार आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है, पर ये पढ़े क्यों? फिर उसको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, फिर उसको जॉय भी मिल रहा है, फिर वो फंस रहा है, एक तरीके नशे में घुस रहा है। तो हमें लगता है कि जब मुझे भी सुन में लगता था कई बार कि यार इनकी जिंदगी बहुत आसान है, पर मुझे लगता है यार मेरी ज्यादा आसान थी, मेरे पास प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे पास दुविधा ही नहीं थी, मुझे पता था ये करना है, ये करना है, ये ऐश मारनी है, दोस्तों के साथ बात करनी है, इतना खेलना है, इतना पढ़ना है, टीचर को खुश रखना है, माँ बाप को खुश रखना है, लाइफ वेरी सिंपल, कैओटिक नहीं थी। चलो चाय के कप रख देते हैं।